ममता बनर्जी तो शुरू से चुनौती बनी हुई है। पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अलग तरीके से लड़े, जो भाजपा का स्टाइल है उसी स्टाइल में लड़े, पूरी ताकत झोंकी, प्रभारी मंत्री बनाए, जो स्थानीय पकड़ थी जिन नेताओं की, कैलाश विजयवर्गीय को वहां भेजा, उनके ससुराल वहां की है, दूसरे अन्य नेताओं को वहां लगातार लगाया, उनके आईटी सेल के प्रमुख वहां बने रहते हैं, उनके सारे बड़े नेता वहीं पर बने रहते हैं। वो दोनों चुनावों की रणनीति में वहाँ के पाले से इधर लाना, जो वॉशिंग मशीन वाली बात होती कि यहाँ धुल जाएंगे तो साफ हो, ये सारे साम दाम दंड भेद के खेल पिछले 2 चुनाव में हो चुके हैं और उसके बावजूद वो ममता को नहीं हरा पाए। तो इस बार उनके पास 2 ही चीज़ें थी, एक तो एसआईआर और एक ध्रुवीकरण। एसआईआर और ध्रुवीकरण को लेकर वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। इसलिए जो मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या तो ये मान चुकी है कि इतना जोर लगाकर भी हम यहाँ पहुँचेंगे, या फिर उनके पास कोई इस तरह की अन्य रणनीति है अंदर खाने जो काम, और उसका थोड़ा परेशानी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी दिक्कत ममता बनर्जी की पेशानी पर दिखाई देती है। उनके माथे की शिकन ये बताती है कि वो जानती है कि किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं ले सकती। जहाँ तक आपने कहा कि वो पब्लिक के बीच जाने वाली नेता नहीं होती, तो भाजपा के इतने ताकत और इतने प्रयत्नों के बाद भी वो सत्ता में बनी नहीं रहती। जैसे हर राजनेता को पता होता है कि उसको सब कुछ करना है लेकिन अपने वोट बैंक को नहीं छोड़ना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कहे, आखिर जब 240 हो गया तो वापस उसी दलित राजनीति की तरफ उसी तरीके से मुड़ना पड़ा जिस तरीके से वो शायद बीच में उस तरफ जाना छोड़ चुके थे। उनको झटका लगा तो ऐसे ही ममता बनर्जी को पता है कि चाहे उनके खुद के मूल्य कुछ भी हों, अगर वो वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जाकर अपनी दबंगई वाली छवि को कायम रखकर, जैसे बीच में एक बात हुई थी ना, अपन ने कहा कि ममता बनर्जी, मैंने कहा ममता बनर्जी नहीं जाती, विरोध नहीं करती, तब मुझे आश्चर्य होता। वो उनका स्टाइल है, वही उनका यूएसपी है। मैंने कहा पिछली बार वो प्लास्टर चढ़ाकर भी खेला होवे वाली, लेकिन इस बार वैसा कुछ स्टंट, आज ये मालदा की घटना हो गई है इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इसको अगर आप साइड में रख दीजिए तो कोई बड़ा स्टंट जो बंगाल के चुनाव की पिछले 3-4 चुनावों से पहचान बन चुका था, वैसा कोई बड़ा स्टंट, वैसी कोई धमाकेदार आमने सामने वाली लड़ाई दोनों तरफ से नहीं दिखाई देती, जिस पर आप अभी शुरुआत में चर्चा भी कर चुकी हैं कि वो मोदी बनाम ममता बनर्जी होने से उसको बिल्कुल उससे रणनीतिक तरीके से बचाया गया है। तो इस सब के पीछे भाजपा की मंशा क्या है कि वो ये मान चुके हैं कि इतना जोर लगाकर भी हम इतने, या वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ा लेंगे तो भी कामयाबी होगी और उसको फिर आगे लोकसभा में देखेंगे। अभी इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी 2 ही मुद्दों से चिंतित है। अगर पूरा ध्रुवीकरण होता है और स्पष्ट ध्रुवीकरण होता है और कुछ लोग जो इस तरह की राजनीति से परेशान है वो सारे इस तरफ आ जाते हैं बीजेपी में, तो उनकी दिक्कत बढ़ेगी। और एसआईआर में अभी भी अंतिम आंकड़ा तय नहीं है, जबकि 23 और 29 को वहां पर वोटिंग होनी है, पर अंतिम आंकड़ा अभी भी तय नहीं कि कितने वोट कटेंगे और जो कटेंगे वो किस सीट पर कितना प्रभाव डालेंगे। इसीलिए इस अनिश्चितता के कारण दोनों तरफ से ही चुनावी मैदान में अलग तरह की रणनीति इस बार दिखाई दे रही है, और जब यह आंकड़ा सामने आ जाएगा तब हम और थोड़ा कह सकते हैं कि ये किसको ज्यादा परेशान करेगा। मैं लास्ट में चाहूंगी ओवैसी और मुसलमान वोटर का फैक्टर भी आप थोड़ा सा ऐड कर दें। ओवैसी कितना परेशान करेंगे या कर रहे हैं ममता बनर्जी? ओवैसी जहां भी जाते हैं तो वो, जिसका कांग्रेस का अगर मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो कांग्रेस डर जाती है, सपा का मुस्लिम वोट बैंक है और ओवैसी जाते हैं तो डर जाती है। बिहार में भी हमने ये देखा, वो हर जगह जहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक किसी क्षेत्रीय दल के अधिकार में और ओवैसी की एंट्री होती है, तो मैं फिर से कहूंगा कि ओवैसी की एंट्री से स्थानीय जो दल है जो उस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहा था वो परेशान होता और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि अगर वो वाले वोट कटते हैं तो ओवैसी के पास जाने से अगर इधर से जो वोट कम पड़ रहे थे भाजपा को तो उसका फायदा होगा। ये स्पष्ट एक वोटों का गणित समझ में आता है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा चुनावी या रणनीतिक समझ की जरूरत नहीं। इस बार वो कितना करेंगे बंगाल के चुनाव में, मैं फिर से कह रहा हूं, जो एसआईआर में वोट हटेंगे वही ओवैसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो एसआईआर में कितने वोट हटेंगे और किस सीट के कितने हटे, भाई 43 लाख भी अगर बचे हुए हैं और 43 लाख भी हटने हैं या 23 लाख हटने, कुछ अभी अंतिम वो जो हट रहे हैं वो किस सीट से कितने हट रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।